डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन से जो है किस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे इसके बारे में आज समझेंगे। हम जो है क्रियात्मक प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 44 को और आगे बढ़ चुके हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और स्थिति विवरण। तो इसको बनाने से पहले, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन खाता होता है, उसमें किस प्रकार से एंट्री करते हैं, उसकी पंजी प्रविष्टि क्या होती है। तब जा कर के हम जो है इसके पूरे चीज़ों को अच्छे से समझ करके क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको जो है पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ता है, या पुनर्मूल्यांकन के लेखक को याद रखना जरूरी है। तो हम इसको थ्योरी सेक्शन से थोड़ा शुरू करते हैं, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, जब किसी फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो फर्म में विद्यमान संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। इसे ही संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई नया सदस्य को हम फर्म में शामिल करेंगे तो संपत्तियों और दायित्वों का क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन करेंगे। इसे ही संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कहा जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में होने वाली कमी या वृद्धि को पृथक से एक खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अलग से जो कमी या वृद्धि होगा, संपत्ति के मूल्य में या दायित्व के मूल्य में कमी या वृद्धि होता है, उसको अलग से एक ठो खाता बनाते हैं। उसमें हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे पुनर्मूल्यांकन या लाभ हानि समायोजन खाता कहा जाता है। ठीक है। यदि संपत्तियों में कमी होती है तो इसे डेबिट पक्ष में, और वृद्धि होती है तो इसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता जो बनाएंगे उसके डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष में क्या क्या मतलब लिखना है उसके बारे में बताया है कि संपत्तियों में कमी होती है तो डेबिट पक्ष में, और वृद्धि होती है तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि दायित्व में वृद्धि होती है तो इसे पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में, तथा कमी होती है तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। पुस्तकों में नहीं दिखाए गए दायित्व की दशा में पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट किया जाता है। मतलब पुस्तक में अगर कोई भी जो दायित्व है उसको नहीं दिखाएगा करके प्रश्न में रहेगा तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या करेंगे, उसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे। ठीक है। इसी प्रकार पुस्तकों में नहीं दिखाई गई संपत्तियों की दशा में यह खाता क्रेडिट किया जाता है। और कोई संपत्ति है जिसको चिट्ठा में नहीं दिखाया गया, अगर प्रश्न में दिया है तो हम उसे क्या करेंगे, पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया करके लिखा रहेगा तो हम उसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। कोई भी संपत्ति रहेगा तो, दायित्व रहेगा तो डेबिट पक्ष में, और संपत्ति रहेगा तो क्रेडिट पक्ष में। ठीक है। अदत्त व्यय की दशा में पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। अदत्त व्यय की दशा में क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता को डेबिट, तथा पूर्व दत्त की व्यय की दशा में पुनर्मूल्यांकन खातों को क्या कर देना है, हमको क्रेडिट पक्ष में लेखा करना है। ठीक है। तो इसको विशेष याद रखना है। अदत्त व्यय की दशा में पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, और पूर्व दत्त व्यय की दशा में यह खाता क्रेडिट किया जाता है। संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने की दशा में इसे पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है, और हानि की दशा में पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में इसे पुराने अनुपात में डेबिट कर दिया जाता है। इस प्रकार पुनर्मूल्यांकन खाता बंद कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसको समझ लीजिए कि संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ होने की दशा में इसे पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। जो भी पुराने साझेदार हैं उनके पुराने अनुपात में हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। और हानि होने की दशा में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान रखना है कि संपत्ति लाभ कैसे होगा या हानि कैसे होगी। तो अगर संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगी और दायित्व के मूल्य में कमी होगी तो फिर लाभ हो जाएगा। संपत्ति ज़्यादा रहेंगे तो, है ना, और दायित्व अधिक हो गया और संपत्ति कम है तो फिर हानि होगी। ठीक है। आगे इसको और विशेष अच्छे से बताएंगे, है ना। इसमें आप केवल अब समझिए, तो कुछ चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी है। अच्छा, थ्योरी को भी आपको समझना जरूरी है, तब जा कर के आप जो है अच्छे ढंग से किसी भी प्रश्न को हल कर पाएंगे। चलिए, पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि से नए साझेदार का कोई संबंध नहीं रहता, केवल पुराने साझेदार ही इससे प्रभावित होते हैं। ये विशेष बात है जिसको ध्यान रखना कि पुनर्मूल्यांकन जो भी होगा उसका लाभ या हानि है तो नया साझेदार का कोई संबंध नहीं रहता इससे, केवल पुराने साझेदार ही इससे प्रभावित होते हैं। परिसंपत्तियों एवं देवताओं के पुनर्मूल्यांकन का लेखा हेतु निम्न विभिन्न जनरल प्रविष्टियाँ की जाती है। देखिए क्या क्या जनरल प्रविष्टि की जाएगी इसके बारे में बताया। जनरल प्रविष्टि मतलब पंजी प्रविष्टि। तो पहला जो है परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का लेखा करने पर तो संबंधित परिसंपत्ति का खाता विकलन हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता से। परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो हम क्या करेंगे,
पुनर्मूल्यांकन खाते को समाकलन पक्ष में लिख देंगे और जो भी संपत्ति है उसको विकलन पक्ष में लिख, ठीक है। तो संबंधित परिसंपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से हो जाएगा। आगे इसका उदाहरण से हम समझेंगे पूरे अच्छे से। अभी आप समझिए कि पुनर्मूल्यांकन खाता को संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर क्या कर देंगे, हम उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे। आ रहा है समझ में। हमने यहाँ पर पढ़ा है इसको, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा, यदि संपत्तियों में ये लिखा है यहाँ पे, यदि संपत्तियों में कमी होती है तो इसे डेबिट और वृद्धि होती है तो इसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। किसको? पुनर्मूल्यांकन खाता को, ठीक है। तो हम यहाँ पे संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो रही है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट पक्ष में लिख दें। परिसंपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से जो भी हमारा जो एसेट्स है उसके मूल्य में वृद्धि होगा तो उसको हम इसी प्रकार, जैसे मशीन के मूल्य में वृद्धि होगा तो मशीन का खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो भी एसेट्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा में परिसंपत्ति के मूल्य में कमी का लेखा करने के लिए तो पुनर्मूल्यांकन खाता को डेबिट पक्ष में लिख देंगे, ठीक। मूल्य में कमी होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट में और मूल्य में कम वृद्धि होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट में होगा, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संबंधित संपत्ति खाता से परिसंपत्ति के मूल्य में कमी का लेखा किया गया, हो गया। इंग्लिश वाले ध्यान देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न एसेट्स अकाउंट, ठीक है। मुझे इंग्लिश में उतना अच्छे से आता नहीं इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इंग्लिश में भी आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दायित्व की रकम में वृद्धि का लेखा करने के लिए, दायित्व की रकम में वृद्धि का लेखा करने के लिए तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संबंधित देयता खाता से, संबंधित देयता खाते से पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन हो जाएगा संबंधित देयता खाता से। क्यों? क्योंकि दायित्व की रकम में अगर वृद्धि हो रहा है तो हम उसको पुनर्मूल्यांकन खाता को डेबिट करेंगे, समझ जाइए। जस्ट संपत्ति का उल्टा है, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट होगा और संपत्ति के मूल्य में कमी होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा, ठीक। उसके उल्टा होगा, संपत्ति के मूल्य में दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट होगा, ठीक है, डेबिट होगा दायित्व के में वृद्धि होने पर, ठीक है, और दायित्व में कमी होने पर क्रेडिट होगा, ठीक। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संबंधित देयता खाता से। तो एक को आप याद रखें, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है तो समाकलन में लिख रहे हैं और संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है तो विकलन में लिख रहे हैं, ठीक है। इसको बस याद रखेंगे। तो दायित्व जस्ट उल्टा है, अब याद रख लीजिएगा कि दायित्व में वृद्धि होगा तो विकलन में हो जाएगा और कमी होगा तो समाकलन में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वृद्धि हो गया। अब दायित्व की रकम में कमी का लेखा करने पर तो संबंधित देयता खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से, संबंधित देयता मतलब जो भी खाते रहेंगे उसका नाम, यहाँ पर जो भी दायित्व रहेगा उसका नाम लिख देंगे और विकलन करके लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन खाता से। हमको ये पुनर्मूल्यांकन विशेष याद रखना है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता किस पक्ष में जाएगा इसको, तो दायित्व की रकम में कमी होने पर हम पुनर्मूल्यांकन खाते को किस पक्ष में लिखेंगे, समाकलन पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अनभिलेखित परिसंपत्तियों का लेखा करने पर, ऐसा अभिलेख जो मतलब रिकॉर्ड में नहीं है, लिखे ही नहीं है उसको, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, अनभिलेखित परिसंपत्ति खाता विकलन जो है पुनर्मूल्यांकन खाता से। क्योंकि संपत्ति है और उसको लिखे नहीं है इसलिए उसको समाकलन, पुनर्मूल्यांकन खाता समाकलन होगा, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या करेंगे, समाकलन। क्यों करेंगे? क्योंकि वो संपत्ति है और संपत्ति आ रहा है हमारे व्यवसाय में और वो पहले से लिखाया नहीं, मतलब कुल मिलाकर के हमारे संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा समझ करके हम इसको पुनर्मूल्यांकन खाता क्या कर दिए, समाकलन में कर दिए, ठीक है। तो अनअभिलेखित संपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से यहाँ पर लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अनअभिलेखित दायित्व का लेखा करने पर तो देखो अनभिलेखित मतलब जो भी दायित्व है उसको हम लिखे नहीं है। अब मान लीजिए लिखेंगे तो हमारे दायित्व में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो दायित्व में वृद्धि हो गया तो क्या हो गया हमारा दायित्व में वृद्धि का लेखा करने के लिए कौन सा हम जनरल एंट्री करते हैं, तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन अनअभिलेखित देयता खाता से हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर उसके बाद चलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाते के शेष के अंतरण के लिए। जो भी पुनर्मूल्यांकन खाता का जो शेष आएगा, मतलब एक जो है संपत्ति पक्ष होता है, एक दायित्व पक्ष होता है। तो संपत्ति और दायित्व पक्ष में मतलब दोनों पक्ष में जो लिखे रहेंगे कमी या वृद्धि को, उसमें से जो भी शेष, जिस पक्ष का शेष ज़्यादा आएगा उसके शेष को हम क्या करते हैं, अंतरण करते हैं, दूसरे पक्ष में भेजते हैं, ठीक। यदि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है,
क्रेडिट पक्ष का योग क्या बोल रहा है, डेबिट पक्ष के योग से अधिक है, अर्थात शुद्ध लाभ की स्थिति में, शुद्ध लाभ की स्थिति में, शुद्ध लाभ हो रहा है मतलब क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है, मतलब एक पक्ष में हम संपत्ति लिखते हैं और एक पक्ष में दायित्व लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है। यहाँ पर से स्पष्ट कर देते हैं इसको। यहाँ पर देखिए यदि क्रेडिट पक्ष का योग अधिक और डेबिट पक्ष का योग कम है, ठीक है, तो ये शुद्ध लाभ हो गया। शुद्ध लाभ को हम इस पक्ष में लिखेंगे, ठीक है, शुद्ध लाभ को इस पक्ष में लिखेंगे। मतलब ये पक्ष अगर इस पक्ष का क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है और इधर दायित्व डेबिट पक्ष का योग कम है तो हमारा शुद्ध लाभ, इधर का योग ज़्यादा हो गया, इस पक्ष का योग कम हो गया तो हमारा हानि हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, पंजी प्रविष्टि पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से। पुनर्मूल्यांकन खाता को क्या करना है, विकलन करना है पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से करके। तो पुनर्मूल्यांकन का शुद्ध लाभ को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अंतरित किया गया। ठीक है, आगे समझ में कि पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट करेंगे कब, जब हमारा शुद्ध लाभ होगा उस स्थिति में पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। और जो है इसको आप कैसे समझेंगे, क्योंकि इसको आपको समझना है तो आप समझिए कि हमारा जो है क्रेडिट पक्ष का बैलेंस है और डेबिट पक्ष में डाल रहे हैं, इसलिए हम डेबिट पक्ष में हम क्या लिख देंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन पुराने साझेदारों को पूंजी खाता। ठीक, यदि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है अर्थात शुद्ध हानि की स्थिति है, मतलब हानि हो रहा है, तो उसमें हम कर देंगे पुराने साझेदारों के पूंजी खाता विकलन कर देंगे पुनर्मूल्यांकन खाता से। पुराने साझेदारों के पूंजी खाता विकलन हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता से करके लिख देंगे। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन पर शुद्ध हानि को पुराने साझेदारों के पूंजी अनुपात में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में अंतरित किया गया। इस प्रकार से हमारा जो है ये होगा। पंजी प्रविष्टि आपको याद हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा विशेष नहीं है। आप देखिए, मान लीजिए पंजी प्रविष्टि करने के लिए पूछा तो आपको पंजी प्रविष्टि तो याद रखना ही पड़ेगा, साथ में पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोलता है तो आपको दो चीज़ों को याद रखना है। देख लीजिए, इसको हम बोलते हैं पुनर्मूल्यांकन खाता रिवॉल्यूशन अकाउंट। विवरण राशि दो पक्ष है। इस पक्ष में देखिए लिखा है संपत्ति, समाकलन पक्ष में लिखा है संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, तो समाकलन पक्ष में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम पंजी प्रविष्टि में देखे हैं पुनर्मूल्यांकन खाता को क्या कर दिए थे, हम समाकलन में डाल दिए थे कि जो भी खाता विकलन हो जाएगा संबंधित परिसंपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से, इसलिए संबंधित परिसंपत्ति खाता विकलन है, इसलिए इसको हम क्या कर दिए समाकलन पक्ष में। जैसे खाता बही का नियम पढ़े हैं ना कि हम जो चीज़ें पंजी प्रविष्टि में विकलन में होता है उसको हम खाता बही के समाकलन में लिखते हैं, और जो चीज़ें खाता बही के पंजी प्रविष्टि के विकलन में होगा उसको समाकलन में, और समाकलन में होगा उसको विकलन में लिखते हैं। ठीक, यहाँ पर भी वही रूल लागू होता है। यहाँ पर भी हम क्या कर दिए, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो तो संबंधित परिसंपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से। अब पुनर्मूल्यांकन खाता समाकलन में है तो संबंधित परिसंपत्ति खाता क्या करेंगे, विकलन में है। अब ये खाता बही में अगर लिखते तो हम क्या लिखते हैं, इसको समाकलन पक्ष में लिखते हैं, क्योंकि डेबिट में है उसको हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने जो है यहाँ पर भी इसको क्या कर दिया, क्रेडिट पक्ष में लिख दिया, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि। ठीक, उसी प्रकार संपत्ति के मूल्य में कमी है तो इस पक्ष में आएगा विकलन पक्ष में। ठीक, उसी प्रकार दायित्व के मूल्य में वृद्धि है तो ये दायित्व के मूल्य में कमी होगा तो समाकलन में, अब मूल्य में वृद्धि होगा, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा तो कहाँ आएगा, डेबिट पक्ष में आएगा। ठीक, संचितियों में वृद्धि होगा तो संचिति इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिजर्व, तो रिजर्व में वृद्धि होगा तो हमारा जो है ये डेबिट पक्ष में आएगा, और जो है छटे हुए दायित्व है तो डेबिट पक्ष में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर संचितियों में कमी होगा तो फिर क्या होगा, ये समाकलन पक्ष में आएगा, और छूटी हुई संपत्तियों है तो उसको भी हम कहाँ लिखेंगे, छूटी हुई संपत्तियाँ हैं तो हम उसको समाकलन पक्ष में लिखते हैं। देखिए, ठीक है, और छूटा हुआ दायित्व है तो हम उसको विकलन पक्ष में लिखेंगे। इन चीज़ों को विशेष याद रखना है, तब जाकर के आपका जो है सारा चीज़ क्लियर होगा। अब एक उदाहरण से हम समझते हैं कि किस प्रकार से आपको पंजी प्रविष्टि अगर करना है, अगर आता है प्रश्न तो पुनर्मूल्यांकन है तो जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए। भूमि भवन का मूल्य 1,14,000 रुपये से बढ़ने पर, अब
क्या होता है, हम जैसे कोई नया साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं तो हमारे पास जो भी एसेट्स है और लाइबिलिटीज़ है, मतलब संपत्ति और दायित्व है, उसका मूल्यांकन करते हैं, पुनः मूल्यांकन करते हैं कि वास्तव में वो कितने वो मतलब मूल्य का है। ठीक है, तो वहाँ पर हमको पता चला कि भूमि और भवन का मूल्य जो है 14,000 से बढ़ गया है। 14,000 रुपये हमारा भूमि और भवन में जी क्या हो गया है, उसका मूल्य जो है 14,000 रुपये इंक्रीज़ हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड द बिल्डिंग्स बाय 14,000। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूमि और भवन खाता। देखिए हम लिखे थे कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर, अब भूमि और भवन क्या हमारा संपत्ति है, तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर लिखे थे कि संबंधित परिसंपत्ति खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से, तो यहाँ पर हो जाएगा भूमि और भवन खाता विकलन, क्योंकि संबंधित परिसंपत्ति क्या है, भूमि और भवन है, इसलिए भूमि और भवन खाता विकलन पुनः मूल्यांकन खाता से हो जाएगा। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि, क्योंकि हम बताए थे कि पुनर्मूल्यांकन खाते को समाकलन में कब किया जाता है, जब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा तब किया जाता है, या कोई संपत्ति है जिसको हम लिखे नहीं है, छूट गया है चिट्ठा में, तो उसको लिखेंगे तो भी हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता को समाकलन पक्ष में लिखते हैं। तो भूमि और भवन खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से 14,000 करके हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, दायित्व 10,000 रुपये से कम होने पर, दायित्व जो है कम हो, दायित्व में कमी हो रहा है, दायित्व में वृद्धि नहीं हो रहा है, दायित्व में कमी हो रहा है, तो दायित्व में जब भी कमी होगा तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता को समाकलन में लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी दायित्व है तो हम लिख दिए सीधा डायरेक्ट दायित्व खाता विकलन करके लिख दिए पुनर्मूल्यांकन खाता से, दायित्व खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से, दायित्व मूल्य में कमी होने पर जितनी राशि का कमी हो रहा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि संपत्ति के मूल्य में 5 रुपये की कमी होने पर, देखिए इसमें 5 रुपये कमी हो रहा है, पहले में बढ़ रहा था। ठीक, तो यहाँ पर कमी हो रहा है मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट में जाएगा, तो उस पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संपत्ति खाता से, यहाँ पर देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संपत्ति खाता से करके लिख दिए 500, और यहाँ पे भी 500, इस प्रकार से आपको लिखना पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संपत्ति खाता से हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हम और देखते हैं, एक और है यहाँ पे 2-3 और है। दायित्व का मूल्य 20,000 रुपये, 20,000 बोलता हूँ, 2,000 रुपये से बढ़ने पर दायित्व के मूल्य में 2,000 रुपये की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, दायित्व मूल्य में वृद्धि होती है तो पुनर्मूल्यांकन खाता को हम क्या कर देते हैं, विकलन कर देते हैं। ठीक, तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन दायित्व खाता से हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दायित्व में कम हो रहा था तो इसको क्या किया था, दायित्व खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से बोले थे, तो यहाँ पर क्या हो गया, दायित्व खाता विकलन हो जाएगा किससे, पुनर्मूल्यांकन क्या बोलते हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन दायित्व खाता से। यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन दायित्व खाता से करके, इस प्रकार से पंजी प्रविष्टि आपको करनी है। 2,000 यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर उसके बाद है संयंत्र के मूल्य में 400 रुपये की वृद्धि होने पर, संयंत्र के मूल्य में क्या हो गया, 400 रुपये की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, संयंत्र के मूल्य में 400 रुपये वृद्धि हो गया, मतलब हमारा जो संपत्ति वो बढ़ रहा है, इसलिए हमारा जो पुनर्मूल्यांकन खाता समाकलन में जाएगा, तो संयंत्र खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से हो जाएगा। यहाँ पे देखिए संयंत्र खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से, संयंत्र के मूल्य में वृद्धि। फिर उसके बाद एक और है, लेनदार के मूल्य में 1,000 रुपये की कमी होने पर। देखो लेनदार कौन है, तो लेनदार जो है हमसे जो पैसा लेने वाला है वो हमारा लेनदार हो गया। तो जो भी हमारा ये एक लेनदार क्या है, एक प्रकार का दायित्व है, हमको किसी को पैसा देना है तो लेनदार को देंगे, तो ये एक हमारा क्या हो गया, वो दायित्व है। तो दायित्व में हमारा क्या हो रहा है, 1,000 रुपये की कमी हो रही है। तो दायित्व में जब कमी हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, लेनदार का खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से, क्योंकि दायित्व में जब भी कमी होती है तो हम पुनर्मूल्यांकन खाते को क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। देखिए ठीक है, तो इतने इसे यहाँ पर देखिए लेनदार का खाता विकलन हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाते से। इस प्रकार से आपको पंजी प्रविष्टि करने के लिए भी पूछ सकता है प्रश्न। तो आपको पंजी प्रविष्टि में किस प्रकार से आपको बनाना है, इसको विशेष याद रखना है आपको। इस प्रकार से जो है प्रश्न बनेंगे, ठीक। और उसके हिसाब से हम जो है समाजन प्रविष्टियाँ करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता भी इसी के हिसाब से पुनर्मूल्यांकन खाता भी बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी देखिए एक और उदाहरण है, उदाहरण क्रमांक 30 को देख लीजिए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राम और श्याम 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करने वाले साझेदार हैं। उन्होंने मोहन को 1/5 हिस्सा देकर जो है साझेदार बनाने का निश्चय किया। मोहन के प्रवेश पर संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया।
अब यहाँ पर पहला लिखा है कि स्टॉक जो 15,000 रुपये दर्शाया गया का मूल्य 20,000 रुपये आंका गया। मतलब पहले 15,000 था, अब उसका स्टॉक का मूल्य कितना हो गया है? 20,000 हो गया। मतलब 5,000 की क्या हो गई? स्टॉक में वृद्धि हो गई। और स्टॉक क्या है? हमारा संपत्ति है। स्टॉक क्या है? संपत्ति है। तो संपत्ति है तो क्या करेंगे हम? संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रहा है, मतलब क्या कर देंगे हम? पुनर्मूल्यांकन खाता किस में जाएगा? समाकलन में जाएगा। तो स्टॉक खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से होगा। ठीक है, क्या होगा? स्टॉक खाता विकलन देखिए स्टॉक खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से, लेकिन इसमें लेनदारों का संचय ये सब को जोड़ दिया है, ये मिश्रित प्रविष्टि कर दिया है। तो हम एक एक करके मिश्रित प्रविष्टि को भी आपको समझा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यंत्र खाते से और देनदार संचय खाता से, यहाँ पर हमको देखना है कहाँ पर है। तो 20,000 रुपये के यंत्र पर 10% ह्रास काटना है। ह्रास का मतलब होता है उसके मूल्य में कमी। ह्रास मतलब मूल्य में कमी। आप पिछले साल जो है 11वीं में मूल्य ह्रास पढ़े होंगे। तो संपत्तियों के निरंतर प्रयोग से जो है उसके मूल्य में होने वाली सेना कमी को हम क्या बोलते हैं? मूल्य ह्रास बोलते हैं। ठीक है, तो यही ह्रास जो है 10% 20,000 रुपये के यंत्र पर काटा गया। मतलब इसमें क्या हो गया? यंत्र के मूल्य में कमी आ रहा है। उतने रुपये क्या आ रहा है? कमी आ रहा है। ठीक है, तो 20,000 का 10 मतलब 20,000 का 10% निकालेंगे तो 2,000 आएगा। ठीक, तो 2,000 रुपये से हमारे यंत्र के मूल्य में क्या हो गया? कमी आ गया। ठीक, तो हम उसको लिख देंगे। और दूसरा, तो यहाँ पर क्या हो गया? यंत्र में मूल्य में कमी आ रहा है, मतलब यंत्र क्या है? हमारा संपत्ति है, तो संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन यंत्र खाता से। अब एक और है जो है 10,000 के देनदार पर 5% और 12,000 रुपये के लेनदार पर 2% का आयोजन किया गया। तो आयोजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रकार का आयोजन मतलब संचय है, समझिए। ठीक है, आयोजन मतलब संचय। तो 10,000 के देनदार चूंकि हमारी संपत्ति है और लेनदार हमारे दायित्व है। लेनदार मतलब हमको पैसा देना पड़ता है लेनदार को, और दायित्व मतलब देनदार मतलब हमको जो पैसा देगा वो हमारा देनदार कहलाएगा, और लेनदार मतलब हमसे जो पैसा लेगा वो हमारा लेनदार कहलाएगा। ठीक है, तो देनदार पर अगर हम आयोजन कर रहे हैं 5%, मतलब क्या कर रहे हैं? हम उतने रुपये जो है देनदार में से कम कर रहे हैं। उतने रुपए हमारे देनदार में क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देनदार संपत्ति है, देनदार में से कम कर रहे हैं, मतलब संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन देनदार संचय खाता से करके लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर से आप समझ सकते हैं इसको। यहाँ पर जैसे कहाँ पर लिखा है? दायित्व की रकम में कमी संचय, यहाँ पे लिखा है। देखिए ये यहाँ पे संचितियों में कमी पर इतना, ये संचितियों में वृद्धि, संचितियों में कमी, यहाँ पर नहीं लिखा है। इसको आप ऐसे ही समझिए, ये अलग से इसका दिया नहीं है। ठीक है, तो आप यही समझिए कि संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। तो देनदार के मूल्य में भी कमी आ रहा है, इसलिए हम जितने रुपए से कमी आ रहा है उसको निकालेंगे। तो 10,000 का 5% मतलब 500, और यंत्र का जो है 20,000 का 10% मतलब 2,000। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन यंत्र खाते से और देनदार खाता से करके हम 2500, यहाँ पर 2,000 और 500। ठीक, आप ये यहाँ एक है तो एक से पहले ही एंट्री कर सकते हैं, एक से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, पंजी जब प्रविष्टि करेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप जो पहले दिया दर्शाया उसको पहले ही एंट्री कर दीजिए, दूसरा जो दर्शाया उसको दूसरा ही एंट्री कर दीजिए। इसमें क्या मिश्रित प्रविष्टि कर दिया है, मतलब दो खाते एक साथ डेबिट हो रहे हैं, तो उसको देख करके वो मिश्रित प्रविष्टि किए गए हैं। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों हो गया। फिर हम देखेंगे कि इसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? तो हम संपत्तियों के मूल्य में अगर ज़्यादा वृद्धि हुआ है और दायित्व में कमी हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये लाभ है, और संपत्ति के मूल्य में क्या हुआ है? संपत्ति के मूल्य में कमी और दायित्व अधिक है तो हानि हो गया। ठीक, यहाँ पर देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट टू राम के पूंजी खाता श्याम के पुराने लाभ जो है पुराने साझेदारों पूंजी खाते में स्थानांतरित करने पर। अब लाभ को स्थानांतरित कर रहे हैं, समझिए कि यहाँ पर लाभ हुआ है। कैसे हुआ? तो देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता जहाँ पर समाकलन में आया है तो समझना है आपको कि ये क्या है? संपत्ति। यहाँ पर लिखा है स्टॉक वृद्धि एवं लेनदार संचय का आयोजन, मतलब पुनर्मूल्यांकन समाकलन में है। मतलब क्या बोल रहा है कि इसके संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है और दायित्व में कमी हुई है। तो ये 2500 है, दायित्व में वृद्धि, और समझिए दायित्व पक्ष में ये 2500 आ गया, समझिए। ये दूसरा पक्ष विकलन पक्ष में, और समाकलन पक्ष में 5,000
240 रुपया हो गया। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 2740 रुपया। ठीक, तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन राम के पूंजी खाता और श्याम के पूंजी खाता से। और ये जो राशि आया 2055 और 685 ये कहाँ से आया? तो आप जो है 2740 को 3:1 के अनुपात में बांट लीजिएगा। राम का 3/4 लिखिएगा, 2740 गुणित 3/4 करके काट सकते हैं, निकाल सकते हैं। और जो है 2740 गुणित 1/4 करके निकालेंगे तो श्याम का निकल जाएगा 685 रुपये। तो इस प्रकार से इसका जो है पंजी प्रविष्टि इन्होंने किया है। ठीक, और इसी के आधार पर क्या बनाया गया है? पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया गया। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता में क्या है कि हम जो पंजी प्रविष्टि किया उसी को हमको यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता में दर्शाना है। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता का हमने यहाँ पर देखा कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर, दायित्व के मूल्य में वृद्धि होने पर, ठीक उसी को हम लिखे हैं। जैसे स्टॉक खाता को करके 5000 कहाँ पर है? स्टॉक खाता डेबिट, लेनदारों खाता डेबिट पुनर्मूल्यांकन खाता से। यहाँ पर स्टॉक का पहले दिया हुआ है, यहाँ पर 15,000 का स्टॉक था वो 20,000 का हो गया, मतलब मूल्य में वृद्धि हो गया। तो संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होने पर इधर लिखना है, तो स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हो रहा है इसलिए स्टॉक खाता को करके 5,000 लिख दिए। ठीक, उसके बाद लेनदार पर संचय को करके 240 रुपया, क्योंकि वो जो है लेनदार पर हम संचय कर रहे हैं, मतलब संचितियों में, मतलब ये क्या कर रहे हैं? आयोजन कर रहे हैं। तो लेनदार पर आयोजन कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? लेनदारों पर आयोजन। ठीक है, लेनदारों पर आयोजन, ये मतलब 2% आयोजन, मतलब क्या हो रहा है? ये दायित्व में कमी हो रहा है, 2% की दायित्व में कमी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया लेनदारों को पर संचय को करके 240 रुपये लिख दिया। ठीक है, 2% निकाले हैं किसका? 12,000 का 2% हमने निकाला है। फिर उसके बाद देखिए इधर जो है संयंत्र खाते से करके 2,000, क्योंकि संयंत्र के में जो ह्रास लग रहा है तो संयंत्र खाते से करके 2,000 लिख दिए। और देनदारों पर संचय का जो बनाया है उसमें 500 रुपये। अब इन दोनों में देखिए 5,240 इधर और 2,500 इधर। अब इसको क्या कर दिए? हम माइनस कर देंगे, तो जो भी आएगा उसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 2740 रुपये जो आया राशि उसको हम राम और श्याम के में 3:1 के अनुपात में बांट दिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये आपका जो प्रश्न है वो बनेगा। ठीक, इस प्रकार से आपको प्रश्न पुनर्मूल्यांकन खाता आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि इसको बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर ये नहीं समझ में आएगा आपको तो फिर वो आगे जो बताएंगे वो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो है इसको शुरू से अंत तक अवश्य देखें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसके क्रियात्मक प्रश्न को हम बनाएंगे। तो बने रहिए चैनल पे, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अपने जो दोस्त यार हैं उन तक जो है वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि मैं जब भी कक्षा 12वीं का वीडियो बनाता है तो उसमें व्यू जो है मुझे बहुत कम मिलता है, जबकि कक्षा 11वीं में जो है बहुत व्यू मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों से अगर व्यू अच्छा आएगा तो मुझे भी प्रेरणा मिलेगी कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में देखते हैं करके। इसलिए आप जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा। कक्षा 11वीं और 12वीं के जो भी वीडियो आते हैं आप उसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक व्यू मिलेगा तो मुझे भी उससे अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का मन करता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, और आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।